हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो ग्रेड 9 में बच्चों आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 के नोट्स। चैप्टर 1 के मैंने आपको ऑलरेडी एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दिए हैं। उसके अंदर नोट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो चैप्टर सिर्फ आपको बता रहा है कि क्या करना है आपको साइंस में आके। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के नोट्स। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी दे दिया है और अब हम इसके बाद करेंगे इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। तो लेट्स स्टार्ट। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऐसे ही स्टार्ट हुआ था आपका चैप्टर भी। लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई थी? तो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो लाइफ है बेटा वो वाटर के अंदर ओरिजिनेट हुई थी। एंड कुछ थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि लाइफ स्टार्टेड इन अ स्मॉल वाटर पूल नॉट ओशन। छोटे छोटे पूल से स्टार्ट हुई थी, इतने बड़े ओशन में एकदम से लाइफ नहीं आई थी। हॉट स्प्रिंग्स, जैसे हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं जहाँ से कंटिन्यूसली गर्म पानी निकलता है, जैसे पूगा वैली में है लद्दाख में। इट रिजेंबल्स अर्ली अर्थ कंडीशंस। तो वो जो हॉट स्प्रिंग्स हैं उनमें जो कंडीशंस पाई जाती हैं वो वैसी कंडीशन थी जो कि अर्ली अर्थ में थी, जब लाइफ वहाँ पे आने वाली थी। दीज प्लेसेस कंटेन थर्मोफाइल्स। अब ये कंडीशंस क्या है इनके अंदर थर्मोफाइल्स होते हैं। थर्मोफाइल्स होते हैं बेटा हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया इतने गर्म पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, मीन्स एक ही सेल है एंड दे आर एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम हीट कंडीशंस। सो दीज कंडीशंस मे हैव हेल्प्ड इन द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल। तो ऐसा मानना है कि इन हीट कंडीशंस में जो है उन्होंने हेल्प किया था फर्स्ट लिविंग सेल को ओरिजिनेट कराने में। ठीक है, यही जो सारी कंडीशन है, एकदम हीट थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, थर्मोफाइल्स, यहीं से आपके लिविंग सेल्स आए। रोल ऑफ मिनरल्स इन सेल फॉर्मेशन। अब मिनरल्स का क्या रोल रहा होगा सेल फॉर्मेशन में? साइंटिस्ट फ्रॉम बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज स्टडीड हॉट स्प्रिंग्स। तो पेलियो साइंसेज क्या होता है बेटा? जो कि एंशिएंट साइंस को स्टडी करते हैं। उन्होंने हॉट स्प्रिंग को स्टडी किया एंड दे फाउंड कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट फॉर्मिंग क्विकली। वहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स थे ना बहुत जल्दी जल्दी बन रहे थे क्योंकि वहाँ की कंडीशंस ऐसी थी, एकदम एक्सट्रीम हॉट इन्वायरमेंट था और वहाँ पे ये क्रिस्टल्स बन रहे थे। अब इंपॉर्टेंस क्या हुई? ये जो क्रिस्टल्स बने इन्होंने जो लिविंग सेल था उसको बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी। दे प्रोटेक्टेड द अर्ली मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, एक्सट्रीम कंडीशन, उन्होंने उस सेल को प्रोटेक्ट करके रखा। एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, और फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन फिर इसी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी। तो इस तरीके से आपका ओरिजिन हुआ लाइफ का। अब सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल होता क्या है बेटा? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, चाहे आप में ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, सब सेल से बने हुए हैं। अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब सेल से बने हुए हैं। दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेल से बनते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं, एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जिनके अंदर केवल एक ही सेल होता है, तो उनकी बॉडी में एक ही सेल सारे फंक्शंस कैरी करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ वन सेल, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ईस्ट। अब बेटा ये मैंने आपको शॉर्ट में नोट्स दिए हैं। अगर आपको कोई आंसर आता है सेल में, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ द सेल, तो आप पूरा सेल के बारे में लिखेंगे, बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर बताएंगे यूनिसेलुलर होते हैं, फिर बताएंगे मल्टी सेलुलर होते हैं, उनके बारे में भी डिटेल में लिखेंगे। इसमें एग्जाम्पल आ गया बैक्टीरिया एंड ईस्ट। एंड मल्टी सेलुलर में दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, जैसे प्लांट, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे किस किस लेवल में बनता है? तो सबसे पहले आता है बेटा आपका सेल। सेल ग्रुप में बहुत सारे सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। सिमिलर सेल्स जब एक ग्रुप बनाते हैं, एक जैसे सेल्स, तो वो टिश्यू बनाते हैं। अब ये टिश्यूज़ जो हैं ये सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़ अब एक साथ आएंगे, जैसे हार्ट के टिश्यूज़ आ गए तो वो टिश्यूज़ एक साथ मिलके ऑर्गन बनाएंगे। एक ऑर्गन बन गया, हार्ट बन गया आपका। किडनी वाले टिश्यूज़ आ गए, उन्होंने किडनी बना दिया। उसके बाद ये सारे ऑर्गन जब डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं तो वो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और उससे एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये सब स्टार्ट किससे हुआ? स्टार्ट हुआ ये एक सेल से। एग्जाम्पल हो गए आपके ऑर्गन्स के, नेजल कैविटी, ट्रेकिया, लंग्स, ये सब क्या हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स हैं आपके। चलो, ना इवन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सेल रिमेन द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, स्टार्ट वो एक सेल से होगा। तो कितनी इंपॉर्टेंस है सेल की अब तक आपको पता चल गई ना। अगर आपको डिटेल में कोई पूछेगा तो आप ऐसे लिखेंगे, व्हाट इज सेल? सेल, व्हाई यू से दैट सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स फॉर्म टिश्यूज, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं। सेल जो है वो टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म द ऑर्गन, ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। सारे ऑर्गन एक साथ काम करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने। इवन इन कॉम्प्लेक्स बॉडीज द सेल रिमेन द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ लिमिट ऑफ ह्यूमन आई, मतलब आपकी जो आँख है,
वो किस डिस्टेंस तक प्रॉपरली देख सकती है। अब आप अपना मोबाइल देख रहे हैं इस टाइम, अपने मोबाइल को ना एकदम अपनी आंखों के पास ले आओ, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो वो हो गई। तो जिस डिस्टेंस तक आपको, अब आप अपने मोबाइल को आंखों से दूर लेके जाओ धीरे धीरे। अब जिस डिस्टेंस पे आपको अपनी आंखों से साफ नज़र आ रहा है मोबाइल, वो आपकी लिमिट है आई की, ठीक है। सो द ह्यूमन आई कैन नॉट सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हम क्लियरली नहीं देख सकते। द मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। तो अब आप नाप के देखना कि आपका कितना डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। जो मिनिमम डिस्टेंस है मैंने आपको बताया, पीछे पीछे लेके जाओगे तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। 2 पॉइंट्स क्लोजर देन 0.1 mm अपीयर एज वन। अगर आप 2 पॉइंट देखेंगे जिनका जो 0.1 mm दूर है, खाली 2 पॉइंट्स बने हुए, आपको एक ही पॉइंट नजर आएगा। तो ये लिमिट है ह्यूमन आई की। इसको अलग अलग देखने के लिए हमको दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि माइक्रोस्कोप। So this is called the limit of resolution of the human eye. This is limit. Since most of the cells are smaller than this, they cannot be seen without help. अब क्योंकि सेल जो होते हैं वो इनसे भी स्मॉल होते हैं, इसलिए हम उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमें कोई ना कोई हेल्प चाहिए, जैसे माइक्रोस्कोप। नीड फॉर माइक्रोस्कोप, यहीं से आई नीड। टू स्टडी सेल साइंटिस्ट यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट्स एंड मेक देम विजिबल। उससे माइक्रोस्कोप से क्या होता है, उसके अंदर दो लेंस होते हैं, एक आपका ऑब्जेक्टिव, एक आपका आई पीस। दोनों तो क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देते हैं, तो आपको अच्छे से नजर आ जाता है। द डिस्कवरी ऑफ सेल, सबको पता है डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने कॉक सेल्स के अंदर एक बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट देखे, जिनको उन्होंने नाम दिया कि ये सेल है। Now, Robert Hooke was the first to observe the cells in 1665. ये इंपॉर्टेंट है, ईयर भी और इनका नाम भी। He used a simple microscope. उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ किया। He observed a thin slice of cork. कॉक जानते हो बेटा, जो ट्री होता है उसके जो बाहर का ट्रंक होता है ना, जो उसका मोटा सा, जिसके ऊपर पूरा ट्री बेस्ड होता है, उसको छाल ले लो, उसकी जो पतली सी लेयर ली उसने। He observed a thin slice of cork. He saw small box-like compartment and named them as cells. अब माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है बेटा, माइक्रोस्कोप वर्क यूजिंग लेंसेज। एक कॉन्वेक्स, और माइक्रोस्कोप में याद रखना कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, दोनों लेंस कॉन्वेक्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आई पीस भी। कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लेंस इंक्रीजेज मैग्निफिकेशन, क्योंकि दो हैं, कॉम्बिनेशन है तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप यूजेज विजिबल लाइट। लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो आपका विजिबल लाइट पे काम करता है। एंड कॉमन मैग्निफिकेशन जो होते हैं उसमें 10x एंड 40x होते हैं, मतलब 10 टाइम बड़ा करके दिखाएगा या 40 टाइम बड़ा करके दिखाएगा। अलग अलग मैग्निफिकेशंस होते हैं उसके अंदर, आप सेट कर सकते हैं आपको जितना चाहिए। नो ऑब्जेक्ट्स डिफर इन साइज एंड विजिबिलिटी। सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन विद नेकेड आई, कुछ ऑब्जेक्ट्स आप ऐसे ही देख सकते हो। स्मॉलर ऑब्जेक्ट नीड अ लाइट माइक्रोस्कोप, जो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें लाइट माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। वेरी टाइनी स्ट्रक्चर्स नीड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम आती है, इसमें विजिबल लाइट आ रही थी, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम आएगी, और उससे आप और भी छोटे ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं। एग्जाम्पल, सेल, बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनलीज आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। तो एक सेल, पहले वो बहुत छोटा, उसके अंदर फिर जो है छोटी छोटी ऑर्गेनलीज होती हैं, तो ये सब आप ऐसे तो नहीं देख सकते। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इन स्टडिंग सेल्स। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैंने एक एडवांस साइंस का चैप्टर बनाया है माइक्रोस्कोप के ऊपर, जो आपके एनसीईआरटी से आया है। आप उसे ज़रूर पढ़ो, आपको माइक्रोस्कोप के बारे में काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। सिर्फ सुन लो, हर चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। A light microscope is commonly used in school labs to observe many वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो आपके स्कूल लैब्स में लाइट माइक्रोस्कोप होता है, वो विजिबल लाइट इस्तेमाल करता है, एंड लेंसेज होते हैं उसके अंदर दो, मैग्नीफाई करता है जो ऑब्जेक्ट्स को। डिफरेंट लेंसेज इसमें कौन सी पावर के होते हैं, 10x to 40x। हायर मैग्नीफिकेशन गिव्स बेटर क्लैरिटी एंड डिटेल। जितना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होगा आपको उतनी क्लियर नज़र आएंगी, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी, और आपको उनकी डिटेल्स भी नज़र आएंगी। इट हेल्प्स टू सी द स्ट्रक्चर्स डेट आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। तो वो वाले स्ट्रक्चर्स भी आप देख सकते हो जो आपको ऐसे नहीं दिखते हैं। अच्छा बेटा, दो चीज़ें होती है, एक मैग्नीफिकेशन होती है, एक रेजोल्यूशन होता है। मैग्नीफिकेशन होता है कि आप चीज़ को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन अब आपने देखा होगा, आप अपने मोबाइल से कोई पिक्चर क्लिक करो और उसको बड़ा 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 करते जाओ तो वो ब्लर हो जाती है, राइट। इसका मतलब उसका रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है। अगर आपको यही इमेज मैग्नीफाई कर रहे हो, आप उसको बड़ा कर रहे हो, मतलब मैग्नीफाई कर रहे हो, और उसका रेजोल्यूशन ख़राब नहीं हो रहा, मतलब आपको उसमें एक एक डिटेल नज़र आ रही है, तो इसका मतलब होता है कि वो रेजोल्यूशन भी उसका अच्छा है। तो ये डिफरेंट होता है मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन में। ना एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ सेल। अच्छा, अब ये साइज़ क्या है सेल का, कितना छोटा है।
सेल आर टू स्मॉल टू मेजर डायरेक्टली सो देयर साइज इज एस्टिमेटेड यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। तो आप उसे मेजर तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत छोटा, उतना कोई स्केल ही नहीं है, तो आप सिर्फ एक एस्टिमेशन लगा सकते हो। प्लेस अ ट्रांसपेरेंट रूलर ऑन द माइक्रोस्कोप स्टेज। एक ट्रांसपेरेंट रूलर है ना आपके पास, स्केल होगा, उसको आप अपने माइक्रोस्कोप के स्टेज पे जहाँ पे आप स्लाइड रखते हो वहाँ रख दो। फोकस ऑन द रूलर एंड मेजर द डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू। सिर्फ डायमीटर मेजर करो कि कितने आपको उस फील्ड में, मतलब उस जैसे मान लो कोई गोला आ गया, उसमें आपको कितने बैक्टीरियाज नज़र आ रहे हैं, कितने सेल्स नज़र आ रहे हैं, वो देखो, फील्ड आप मेज़र करो। नाउ कन्वर्ट द मेजरमेंट फ्रॉम मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर। अब इस मेजरमेंट को आप स्केल पे तो मिलीमीटर्स में ही आएगा ना, उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दो। रिप्लेस द रूलर विद द स्लाइड सच एज अनियन पील। अब जितना एरिया आपने अपने रूलर से वहाँ मेज़र किया था ना, उस एरिया पे अब आप अपनी अनियन पील वाली स्लाइड रख दो। ठीक है, अब आपको उसमें सेल्स दिखने लगेंगे माइक्रोस्कोप में, आपको पता है कितना उसका डायमीटर है, कितने एरिया में आ रहे हैं। अब आपको वहाँ पे सेल्स काउंट करने हैं, कितने सेल्स आ गए। अब कौन सा फॉर्मूला बेटा, एस्टिमेटेड साइज ऑफ सेल्स इक्वल्स डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सेल्स। तो जितना आपका डायमीटर आपने लिया था उसको डिवाइड कर दो, कितने सेल्स आए आपको दिखे वो अनियन पील के अंदर, उससे डिवाइड कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक सेल का साइज कितना है। जैसे मान लो आपका फील्ड ऑफ व्यू था 5000 माइक्रोमीटर, ठीक है, और उसके अंदर आपको 25 सेल दिखे, तो आप 5000 को 25 से डिवाइड करोगे तो आपका 200 माइक्रोमीटर आंसर आ जाएगा। मतलब आपका जो एक सेल का साइज है वो 200 माइक्रोमीटर है। ठीक है ना। मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो टोटल मैग्निफिकेशन डिपेंड ऑन टू लेंसेज, एक तो आईपीस लेंस होता है और एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जिसका, जहाँ से आप स्लाइड देखते हो, और आईपीस जहाँ से आप अपनी आंख लगाते हो। इफ़ बोथ द मैग्निफिकेशन ऑफ 10x, अगर आपका आईपीस का भी जो है मैग्नीफिकेशन 10x है और आपके ऑब्जेक्टिव का भी 10x है, तो टोटल जो मैग्नीफाइंग पावर है ना आपके माइक्रोस्कोप की, वो 10 × 10 = 100x हो जाएगी। अगर आपका मैग्नीफिकेशन 10 है, आईपीस का 40 है, तो आपका टोटल मैग्नीफिकेशन हो जाएगा 400, 40 × 10। ठीक है, सो दिस मीन्स द ऑब्जेक्ट अपीयर्स 100 टाइम लार्जर दैन इट्स एक्चुअल साइज। तो इसका मतलब है अगर 10 × 10 वाला मैग्नीफिकेशन है तो उसमें 100 साइज, 100 टाइम्स बड़ा होके वो आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। बेटा मैं बस ट्राई करती हूँ आपको ईजी लैंग्वेज में अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, समझ में आ जाएगा तो आप लिख तो लोगे अपने आप आंसर। ना इम्प्रूवमेंट इन माइक्रोस्कोप। ओवर द टाइम माइक्रोस्कोप हैव बीन इम्प्रूव्ड इन 3 मेन वेज। तब इम्प्रूवमेंट होती है हर चीज़ में ही। पहला रेजोल्यूशन विच मीन्स क्लैरिटी ऑफ इमेज, अभी बताया था मैंने, क्लियर होनी चाहिए इमेज। कंट्रास्ट विच मीन्स डिफरेंस इन ब्राइटनेस। कंट्रास्ट आप जानते हैं आजकल तो सब लोग मोबाइल चलाते हैं, फोटो खींचते हैं, तो कितनी ब्राइटनेस ज़्यादा है कम है वैसा। मैग्निफिकेशन का मतलब तो हो गया उसको बड़ा करके देखना। ये 3 चीज़ों में ही उनकी क्या हुई है, इम्प्रूवमेंट ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए फिर इम्प्रूवमेंट के बाद। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं आपके लाइट माइक्रोस्कोप से। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ लाइट, एंड वो हाई मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। दे शो डिटेल्स एट नैनोमीटर लेवल, इतनी डिटेल दिखाते हैं वो नैनोमीटर लेवल पे जाके, कितना छोटा यूनिट है वो। 1 नैनोमीटर इज़ 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, अंदाज़ा लगा सकते हो। तो उस लेवल तक वो दिखाते हैं। नाउ लाइट माइक्रोस्कोप, अब हम एक बार रिवीजन कर लेंगे सिर्फ माइक्रोस्कोप्स का। लाइट माइक्रोस्कोप इज यूज इन स्कूल लैब्स। सेल साइज कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग फील्ड ऑफ व्यू। सेल साइज आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हो? फील्ड ऑफ व्यू से। नाउ मैग्निफिकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आईपीस और ऑब्जेक्टिव को मल्टीप्लाई करना। Microscope have improved in resolution, contrast and magnification. Electron microscope show very fine details of the cells. ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक साथ बता दिए माइक्रोस्कोप के। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सेल हमने पढ़ लिया, बेसिक यूनिट है, लेकिन अब सेल के स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है। सेल जो होता है बेटा, इट इज़ ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हर सेल की स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, हर सेल के अंदर सामान डिफरेंट होता है। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग सेल मस्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर सराउंडिंग्स। तो सेल इस तरह से होना चाहिए कि वो दूसरों से भी इंटरैक्ट कर सके, क्योंकि भाई अकेले अकेले तो काम नहीं करेगा ना, सबके साथ रह के काम करना है उसको। सो दिस इंटरैक्शन मेनली अकर्स एट द सेल बाउंड्री। तो ये इंटरैक्शन होता कहाँ है? जो बाहर की सेल बाउंड्री होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। जैसे आपके घर में गेट लगा है, अब एक आपका अंदर घर है, गेट से आप कुछ ही लोगों को अंदर आने देते हो और आप लोग बाहर जाते हो। इस तरीके से हर एक को तो नहीं आने देते, कोई चोर चक्का आएगा तो उसको बाहर ही भेजोगे ना, ऐसा। नाउ द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। इट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द सेल कंटेंट्स। वो प्रोटेक्ट करता है आपके सेल कंटेंट्स को, पूरी जो बाउंड्री है।
इट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड इट सेपरेट द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसको जोड़ के भी रखता है और उसको सेपरेट भी रखता है। ठीक है, सारी चीज़ें ना अंदर आ सकती हैं लेकिन कुछ चीज़ें अंदर बाहर आ सकती हैं, तो इस तरीके से वो जोड़ के भी रख रहा है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। तो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या हुई? द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, इट अलाउज सब सब्सटेंसेज टू पास थ्रू वाइल ब्लॉकिंग द अदर्स। कुछ सब्सटेंसेज आ जाते हैं लेकिन बाकी सब ब्लॉक हो जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स मेंटेन प्रॉपर बैलेंस इनसाइड द सेल। इससे क्या होता है? एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रहता है, राइट? आपके घर भी एक बैलेंस रहता है ना, सुख शांति रहती है अगर कोई फालतू लोग नहीं आते तो। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स इन लंग्स। अब आपकी लंग्स हैं, उसके अंदर एल्वोलाई हैं, एल्वोलाई पे ही ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, तो वहाँ वो जो एल्वोलाई की मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है। नो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू द मेम्ब्रेन। तो सब्सटेंसेस अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही। क्लियर हो गया? चलो ना, कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस? इवन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज मटेरियल्स थ्रू देयर मेम्ब्रेन। तो जिनके पास केवल एक ही सेल है जो सारे फंक्शंस कैरी कर रहा है, वो भी क्या करता है? अपनी सेल मेम्ब्रेन से ही एक्सचेंज करता है। दिस एक्सचेंज इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड प्रॉपर फंक्शनिंग। तो ये एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे कोई भी सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछेगा तो आप ये सारी बातें उन्हें बता देंगे। अच्छा, अभी आपने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन से आपका गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, अब सेल मेम्ब्रेन से वाटर का एक्सचेंज कैसे होता है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करोगे? आप पोटैटो लोगे, उसको आधा आधा काटोगे, एक को रखोगे नॉर्मल पानी में, एक को रखोगे आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में। अब एक बात याद रखो, कोई भी चीज़ जहाँ ज़्यादा होगी वहीं से तो कम की तरफ जाएगी, तो जहाँ पे अब पानी ज़्यादा होगा वो कम पानी की तरफ जाएगा। अब जहाँ आपने नॉर्मल पानी लिया और पोटैटो लिया, अब नॉर्मल पानी में तो पानी ज़्यादा ही है ना, पोटैटो में कम पानी है, तो वो नॉर्मल पानी पोटैटो के अंदर चला जाएगा और पोटैटो मोटा हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। दूसरी जगह जहाँ आपने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया उसके अंदर चीनी या सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, पानी कम है, उसके कंपैरिजन में जो आपका पोटैटो है उसके अंदर पानी ज़्यादा है, तो वो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो पोटैटो का पानी खींच लेगा और आपका पोटैटो जो है दूसरे वाले में वो श्रिंक हो जाएगा। इस तरीके से मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। इसे कहते हैं हम ऑस्मोसिस। मीन्स जहाँ पे ज़्यादा पानी की कॉन्सेंट्रेशन है उससे लो पानी की कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। नाउ कट द पोटैटो इनटू 2 इक्वल पीसेस, मेजर द इनिशियल वेट। उसका पहले वेट देख लो कितना है। अब एक पीस को प्लेन वाटर में डालो, पुट द अदर पीस इन सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन, लीव फॉर सम टाइम एंड देन ऑब्जर्व। उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो एंड नाउ ऑब्जर्व करो। तो क्या हुआ? पुट द अदर, ये हो गया ना ऑब्जर्वेशन। पोटैटो इन प्लेन वाटर विल स्वेल, पोटैटो इन सॉल्ट वाटर विल श्रिंक। समझा दिया मैंने आपको पूरा। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, क्या इन्फ्लुएंस निकला? वाटर मूव्स इनटू द पोटैटो इन प्लेन वाटर, वाटर मूव्स आउट ऑफ द पोटैटो इन सॉल्ट सॉल्यूशन। दिस हैपन्स ड्यू टू सेलेक्टिव नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? मैंने ऑलरेडी समझा दिया, इसमें कुछ नहीं करना। अब नाउ की पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज, सेल्स इंटरैक्ट विद द सराउंडिंग्स थ्रू मेम्ब्रेन, पोटैटो एक्सपेरिमेंट शो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये सारे पॉइंट्स एक साथ इसलिए हैं ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरैक्शन ऑफ द सेल, किस तरीके से सेल ऑर्गेनाइज होते हैं। तो सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक ऑर्गन का अलग काम है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का काम है सांस लेना, ऑक्सीजन एक्सचेंज, ऑक्सीजन बॉडी में लाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजना। किडनी का काम है पानी को कंजर्व करके रखना और वेस्ट वाटर को बाहर निकालना। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग सेल मस्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद द सराउंडिंग। तो सेल्स को आपस में भी इंटरैक्ट करना है, सराउंडिंग से भी। दिस इंटरैक्शन टेक्स प्लेस एट द आउटर बॉडी और बाउंड्री ऑफ द सेल। तो इंटरैक्शन जो होता है सेल की बाउंड्री से होता है। सो द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल विच सराउंड एंड प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ द सेल, गिव सेल्स इट्स इंडिविजुअलिटी। हर एक सेल की अलग से आप देख सकते हो कि बाउंड्री होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम ऑस्मोसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं, समझा मैंने आपको दिया। अब हम लिखेंगे क्या, वो पढ़ते हैं। वाटर मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे समझ लो बस कि जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वही तो दूसरे को दे पाएगा, जिसके पास कम पैसे हैं
कम पैसे वाला तो ज़्यादा नहीं दे सकता ना, तो हर चीज़ कहाँ से मूव होगी, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ। इतना याद रखोगे, सारे प्रोसेस समझ में आ जाएंगे। दिस मूवमेंट कंटिन्यूज टिल द बैलेंस इज मेंटेन। तो तब तक मूवमेंट होता है जब तक एक पूरा बैलेंस नहीं आ जाता कि अंदर की जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो बाहर की कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल हो गई। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ना डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है? डिफ्यूजन होता है बेटा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें कोई भी आपको सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसे मान लो आपने परफ्यूम छिड़का एक अपने हैंड पे, तो उसकी स्मेल जो है धीरे धीरे आप जो है कमरे में फैल जाती है, तो इसको कहते हैं डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस क्या हो गया? इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये भी एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है, बट इसमें मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, सेल मेम्ब्रेन की। इट इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल, वाटर एंटर्स द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू ऑस्मोसिस। तो प्लांट्स की रूट जो है पानी अब्जॉर्ब करती हैं, सारा पानी ऊपर प्लांट में जाता है। कैसे होता है? इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। बेटा 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को अफेक्ट करते हैं, ये आपको ज़रूर आना चाहिए। 3 टाइप ऑफ सराउंडिंग सॉल्यूशन अफेक्ट सेल्स डिफरेंटली। तो पहला आपका आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक में क्या होता है? इनसाइड एंड आउटसाइड कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल, तो वो आइसोटोनिक हो गया जिसमें दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हैं, कोई चेंज नहीं होगा अगर आप इसमें सेल रख देंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आउटसाइड सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा पानी होता है और लेस सॉल्यूट होता है, ठीक है, तो उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। उसमें आप सेल रखोगे तो सेल के अंदर पानी भर जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल स्वेल्स। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? जहाँ पे आउटसाइड सॉल्यूशन में कम पानी होता है एंड सॉल्यूट ज़्यादा होती है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है सॉल्यूट की। तो वाटर लीव्स द सेल एंड द सेल श्रिंक्स। इस अगर आप हाइपरटोनिक में सेल को रखते हो तो सेल श्रिंक कर जाता है। चलो अब हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। हमें पता लग गया कि वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हेल्प से उन्होंने समझाया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है बेटा? इसके अंदर ये देखो, यहाँ पे ऊपर आपको हाइड्रोफिलिक हेड दिख रहे हैं जो कि पानी को अट्रैक्ट करते हैं, और जो टेल होती है वो उनकी हाइड्रोफोबिक टेल होती है, पानी से वो डरती हैं। ओके, और बीच में इनकी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, 2 लेयर हो गई फॉस्फोलिपिड्स की। तो सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती हैं। लिपिड्स जो है उनकी 2 लेयर होती हैं इसमें, इसलिए इसको लिपिड बाई लेयर बोलते हैं। आउटर पार्ट जो होता है उसका, इट अट्रैक्ट द वाटर, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक एंड होता है, और जो इनर पार्ट है जो उसकी टेल है वो रिपेल करती है। 2 लेयर्स दिखी थी ना आपको। नाउ प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। तो ये हो गया आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड, ये फ्लूइड है, दिख रही है आपको। देन मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज एंड रोटेट, यहाँ पे मॉलिक्यूल साइडवेज साइड मूव करते हैं, रोटेट कर सकते हैं। प्रोटीन जो होती हैं, दे एक्ट एज गेट्स फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज। जो प्रोटीन एम्बेडेड है ना इन दोनों लेयर के बीच में, वो गेट्स की तरह एक्ट करता है कि कौन सी चीज़ को आना है, कौन सी चीज़ को नहीं आना। द अरेंजमेंट लुक्स लाइक अ मोज़ेक पैटर्न। बेटा मोज़ेक का मतलब पता क्या है? जिसमें क्या छोटे छोटे पीसेस कोई भी आपस में कंबाइन करके, जैसे आपके घर में टाइल्स लगी होंगी बाथरूम में, तो छोटी छोटी टाइल्स मिलके एक बड़ा सा पैटर्न बना देती है, पूरी वॉल को कवर कर देती है, तो वो सुंदर लगता है। इसी तरीके से कोई स्टोन्स, ग्लास या कोई भी कलर्ड शेप एक साथ मिल जब जाते हैं तो एक सुंदर सा डेकोरेटिव आइटम बना देते हैं। अब इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर आपने देखा ऊपर की तरफ गोले गोले हैं जो हाइड्रोफिलिक एंड है, और नीचे टेल है। पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन आपका सेम स्ट्रक्चर से बना हुआ है, तो वो एक डेकोरेटिव आइटम की तरह लग रहा है, राइट? चलो, नो कम्युनिकेशन एंड फंक्शन। सेल्स कम्युनिकेट विद द सराउंडिंग थ्रू द मेम्ब्रेन। सब्सटेंस एंटर एंड लीव द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं वो गेट्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से वो सब सब्सटेंसेस आ रहे हैं और जा रहे हैं। दिस हेल्प सेल परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस प्रॉपरली। तो ये पूरा पैटर्न जो है, इसी की वजह से हमारा सेल अच्छे से काम कर पाता है। नाउ रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विदाउट मेम्ब्रेन। सेल बिहेव डिफरेंटली इन आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेल बिहेव डिफरेंटली इन आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स। ये 2 चीज़ों से बनी होती है। 3 चीज़ें हो गई, 2 लेयर लिपिड्स की हो गई और एक प्रोटीन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन।
अभी तो हमने नॉर्मल बेसिक सेल का पढ़ा। नाउ सेल इंटरैक्ट विद द सराउंडिंग एंड विद द नेबरिंग सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये हमें समझ में आ गया। इन मैनी ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हैं, फंगाई एंड बैक्टीरिया हैं, उनके पास एक एडिशनल वॉल होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के भी ऊपर होती है। ठीक है, तो उस वॉल को हम सेल वॉल बोलते हैं। और सेल वॉल क्यों होती है प्लांट्स के अंदर? क्योंकि प्लांट्स को सीधा खड़ा होना होता है, उनको एक स्टडी स्ट्रक्चर चाहिए होता है। अगर उनकी सेल वॉल नहीं होगी तो वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, और वो खड़े नहीं हो पाएंगे अपराइट। अब प्लांट्स में बोन्स नहीं होती ना बेटा, हमारी तो बॉडी में बोन्स है, उनकी बॉडी में बोन्स नहीं है, तो उनके सेल जो है उसी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो रिजिड होता है बाहर से। ना एक्टिविटी टू ऑब्जर्व प्लांट एंड एनिमल सेल, किस तरीके से हम प्लांट एंड एनिमल सेल देख सकते हैं। अच्छा, प्लांट और एनिमल सेल ना थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट्स का अलग काम है, एनिमल्स का अलग काम है, तो उस तरीके से उनके अंदर जो ऑर्गेनलीज हैं, उनका स्ट्रक्चर है, वो सब अलग हो जाता है। तो 2 टाइप ऑफ सेल्स आर ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। कौन कौन से? उसके लिए हम एक स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर अ स्लाइड ऑफ अनियन पील और अ लीफ पील। ये तो हो गया आपका प्लांट सेल जो बताएगा। अनियन ले लो, अनियन तो जानते ही होंगे, प्याज, या फिर कोई पत्ते का पील ले लो, एंड उससे और दूसरी स्लाइड बनाओ ह्यूमन चीक सेल्स की, जिससे हमें एनिमल सेल्स के बारे में पता चलेगा। स्टेन एंड ऑब्जर्व बोथ अंडर माइक्रोस्कोप, दोनों को स्टेन कर लो और अब माइक्रोस्कोप के नीचे देखो। बेटा मैं पहले ही बता दूँ, जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा है वही बच्चा नोट्स समझ सकता है ठीक से। आप ये मत समझो खाली नोट्स पढ़ के आपका काम हो जाएगा। एक एक 1.5 घंटे के चैप्टर्स हैं, पढ़ लोगे तो पूरी लाइफ याद रहेंगे। अदरवाइज आप सोचो रट्टा मार लूँगा तो आधी चीज़ें याद रहेंगी, आधी भूल जाएंगी। ट्रस्ट मी, आप ही के लिए सारे मैं वीडियोस बनाती हूँ, किसी और के लिए नहीं, तो उसे ठीक से पढ़ो। ठीक। अच्छा, अब अनियन पील में क्या नज़र आएगा? अनियन या लीव सेल्स में बॉक्स शेप के सेल्स नजर आएंगे अरेंज रेगुलरली, जबकि चीक सेल्स में आपको इरेगुलर सेल्स नजर आएंगे एंड दे आर लूजली अरेंज्ड। चीक सेल्स, चीक देखे ना आपका कितना फ्लेक्सिबल होता है, एकदम खींच लेते हो चीक को। क्यों? क्योंकि उसके जो सेल्स हैं वो इरेगुलरली अरेंज्ड हैं, एकदम स्ट्रक्चर उनका स्टिफ नहीं है। So plant cell have rigid outer layer called the cell wall. Animals do not have cell wall. This causes difference in the shape and arrangement. Cell wall जिसमें होगी वो सीधा खड़ा रहेगा। अगर आपके चीक में सोचो सेल वॉल वाला सेल्स आ जाएंगे तो आपके चीक तो पत्थर जैसा बन जाएगा, चांटे वांटे मारोगे तो दूसरे को ही लग जाएगा हाथ में, है ना। चलो ना, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या फ़र्क पड़ता है। देखो बेटा, जब प्लांट और एनिमल सेल्स को हम प्लेस करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में, तो ये तो हमने पढ़ा है ना कि कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होगी पानी की, वहाँ से कम की तरफ जाएगा। अब प्लांट सेल है मान लो, अब बाहर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो मतलब बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मतलब पानी जो है कहाँ से जाएगा? सेल, जो प्लांट का सेल रखा है उसमें से पानी बाहर जाएगा। ठीक। अब उसमें से पानी तो बाहर चला गया, लेकिन उस सेल का स्ट्रक्चर आपको श्रिंक हुआ हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि पानी अंदर से गया है और बाहर सेल वॉल है। सेल वॉल ने उसको अभी भी रिजिडिटी प्रोवाइड करके रखी है, और सेल मेम्ब्रेन अंदर से बिल्कुल श्रिंक कर जाएगी, उसमें से पानी निकलेगा, लेकिन सेल वॉल उसको फिर भी प्रोटेक्ट करेगी। आया ये डिफरेंस समझ में? एनिमल सेल और प्लांट सेल को रखने का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में यही डिफरेंस है। तो इनर कंटेंट श्रिंक कर जाएंगे, सेल वॉल रिमेन अनचेंज, स्पेस अपीयर्स बिटवीन सेल वॉल एंड इनर पार्ट। तो क्योंकि अंदर के कंटेंट श्रिंक कर गए, सेल वॉल वहीं की वहीं खड़ी है, तो वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगी। एनिमल सेल में क्या होगा? एनिमल सेल में तो पूरा का पूरा सेल श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि उनकी कोई सेल वॉल नहीं है, उनके पास नो रिजिड आउटर लेयर टू मेंटेन द शेप। क्लियर? तुम ऐसे समझ के पढ़ोगे ना, तुम्हें ज़िंदगी में नहीं भूलेगा ना। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है बेटा? श्रिंकिंग ऑफ द इनर कंटेंट ऑफ द प्लांट सेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। अच्छा, अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिसमें अंदर की मेम्ब्रेन तो श्रिंक कर गई, सेल वॉल बाहर एकदम तगड़ी खड़ी हुई है, इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इट हैपन्स ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, और ये प्रोसेस तो वही रहेगा ना ऑस्मोसिस का, कि पानी बाहर जा रहा है ना। सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग प्रेजेंट ऑन द प्लांट सेल्स। अब सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, अब तक हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे। इट इज़ रिजिड एंड इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट, प्लांट को रिजिड बनाती है और उसको प्रोटेक्शन देती है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, शेप भी सेल्स की मेंटेन रहती है, अभी हमने देखा ना। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल वॉल की क्या इंपॉर्टेंस है? इट हेल्प्स द प्लांट्स टू रिमेन अपराइट, एकदम सीधे खड़े रहते हैं। प्रोटेक्ट करती है उनको, कोई भी इन्वायरमेंट का स्ट्रेस आता है, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी रेन आ रही है, तेज हवा चल रही है, धूप चल रही है, इन सब चीज़ों से उसे प्रोटेक्ट करके रखती है। मेंटेन फिक्स शेप ऑफ द प्लांट सेल्स। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्लांट सेल हैव सेल वॉल एंड एनिमल सेल डू नॉट। सेल वॉल गिव शेप एंड सपोर्ट,
Plant cell remain firm even after the water loss. Animal cells shrink easily in concentrated solution. Plasmolysis is shrinking of the inner content of the plant cell. सारे पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, अब सेल वॉल बनी किसकी होती है बेटा? द सेल वॉल जो होती है, इट इज़ आउटर कवरिंग प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स. सेलुलोज की बनी है ये सेल वॉल, इसीलिए ये इतनी रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए प्रोटेक्ट करती है उसको और उसको एक शेप दे पाती है, क्योंकि सेलुलोज जो होता है वो स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है एंड इट हेल्प्स टू प्लांट रिमेन अपराइट. नेक्स्ट, परमिएबिलिटी ऑफ सेल वॉल. अच्छा जी, अब ये सेल वॉल बाहर के एनवायरनमेंट से कैसे कनेक्ट करती है? सेल वॉल भी फ्रीली परमिएबल होती है. वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू इट इजीली. तभी तो आपका अंदर से सेल मेम्ब्रेन से पानी बाहर निकल के चला गया, क्योंकि सेल वॉल भी परमिएबल है. इसके अंदर भी वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस जो आराम से पास हो सकते हैं. इट वर्क अलॉन्ग विद द सेल मेम्ब्रेन इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. तो पूरी की पूरी ये भी तो काम करती है ना बेटा, ये भी तो वाटर को एब्जॉर्ब करती है रूट्स के थ्रू ना. क्या रोल है ऑस्मोसिस में सेल वॉल का? When the plant cells are placed in concentrated solution, water leave the cells due to osmosis. Inner content shrink कर गए, but the cell wall remain unchanged. So this helps the cell to keep its shape. Now difference between plant and animal cell in such conditions. इन conditions में क्या difference है plant and animal cell में? Plant cell do not shrink completely due to rigid cell wall. Animal cells shrink कर जाते हैं because उनकी cell wall नहीं होती. This give flexibility to the animal cell. इसलिए, और हमको तो move भी करना होता है, animals को तो इधर से उधर move करना होता है, इसलिए उनको flexibility चाहिए. अच्छा, पीछे कॉम्पोजिशन थोड़ी कम हो गई थी. देखो, जो सेलुलोज का बना होता है, जो सेल वॉल है आपकी सेलुलोज की बनी होती है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है एंड वो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स. कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? ग्लूकोज से बनते हैं. तो बहुत सारे ग्लूकोज जब कनेक्ट हो जाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं. ह्यूमन्स के अंदर जो सेलुलोज होता है वो रफेज की तरह एक्ट करता है, डाइजेशन में हमारे हेल्प करता है. ठीक है, पता है ना आपको? हम जो रफेज खाते हैं, फाइबर वाले फूड खाते हैं, फूड जो भी हमारा फाइबर जिसमें होता है वो रफेज बनाता है और हमारे को स्टूल्स पास करने में आसानी होती है. ना सेल वॉल इन अदर ऑर्गेनिज्म. सेल वॉल प्लांट्स में तो होती है, फंगाई में भी होती है, बैक्टीरिया में भी होती है और उनको भी प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है. चलो, अब हम पढ़ते हैं सेल की इंटीरियर के बारे में. अब तक तो हमने बाहर की बातें पढ़ ली भैया, परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल हो गई. अब सेल के अंदर क्या क्या सामान है? सेल में 3 मेन पार्ट्स होते हैं बेटा. एक तो सेल मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ लिया, और बीच में उसके एक लिक्विड भरा रहता है. एक समझ लो बैलून है पानी वाला, उसके बाहर का जो है आपका बलून, वो तो आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन. अंदर जो पानी भरा है वो साइटोप्लाज्म हो गया, और उसके अंदर आप एक छोटा सा कॉइन डाल दो तो वो हो गया आपका न्यूक्लियस. तो ये 3 चीज़ें हर सेल में प्रेजेंट होती हैं. कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, बट ये 3 चीज़ें सेल का बेसिक यूनिट हो गया. नाउ साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज. साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. अपनी बुक खोल लेना, उसमें प्लांट एंड एनिमल सेल का डायग्राम दिया हुआ है, वहीं से आपको करना है. आलतू फालतू डायग्राम कहीं से नहीं पढ़ने, ठीक है? साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल. और उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर ऑर्गेनेलीज भी होते हैं. अब आप उस बैलून के अंदर आपने एक कॉइन डाला जो कि न्यूक्लियस हो गया. अब उस बैलून के अंदर आप छोटे छोटे से सौंफ डाल दो, कलरफुल सौंफ आते हैं ना, तो वो समझ लो उसकी ऑर्गेनेलीज हो गई. ठीक है? सो इट कंटेन ऑर्गेनेलीज विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. और वो हर एक ऑर्गेनेली का अलग अलग काम है. मोस्ट ऑर्गेनेलीज कैन बी सीन ओनली विद द पावरफुल माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगी, वो भी पावरफुल वाला. 3 टाइप ऑफ सेल्स आर स्टडीड. बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं बेटा, देखो पहले बैक्टीरियल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं. उनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, उनमें कुछ खास इधर उधर नहीं होता. इनमें नो ट्रू न्यूक्लियस. इनके अंदर न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता. ट्रू का मतलब एक प्रॉपर जैसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सर्कल, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है और सारा का सारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है और वहीं से सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं. लेकिन बैक्टीरिया सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. तो इस टाइप के सेल्स को ना हम बेटा प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. इसके अंदर जो आपका जेनेटिक मटेरियल है ना, वो ऐसे ही सेल के अंदर पड़ा रहता है. ठीक है? ऐसे ही, मतलब जैसे समझ लो आपने नूडल्स लेके बैलून के अंदर डाल दिए तो वो उसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है. प्लांट सेल में क्या होता है आपका? वहीं पे उनकी सेल वॉल होती है और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है. क्लोरोप्लास्ट पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में हेल्प करता है. और फिर आपके एनिमल सेल आ गए, उनके अंदर तो कोई सेल वॉल नहीं होती और इनकी फ्लेक्सिबल शेप होती है.
नाउ एक बार रिवाइज करते हैं इसको जो पढ़ा। सेल वॉल इज रिजिड एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। प्लांट सेल मेंटेन शेप ड्यू टू सेल वॉल, सेल वॉल का अगर फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो उनकी शेप मेंटेन नहीं रहेगी, वो गिरते रहेंगे इधर से उधर। एनिमल्स लैक सेल वॉल एंड सेल हैज 3 मेन पार्ट्स, मेम्ब्रेन, cytoplasm and nucleus. Cytoplasms contain organelles. Different type of cells have different structures. तो आपकी बॉडी में कितनी टाइप के, चीक में अलग टाइप के सेल्स हैं, आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें सेल्स अलग हैं, आपके जो कार्डियक मसल्स हैं उसके अंदर सेल अलग हैं, सबका फंक्शन अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग है। और ये आपको हायर ग्रेड्स में अलग अलग सेल्स के स्ट्रक्चर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ सेल बेस्ड ऑन न्यूक्लियस, मैंने अभी आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, जैसे हमारे ह्यूमन के, प्लांट्स के सेल्स हो गए, और बैक्टीरिया के जो होते हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बेटा नोट्स के साथ साथ ना अपनी बुक खोल के ज़रूर बैठा करो, ठीक है। नोट्स को पढ़ो मेरे, उसके बाद उसको पॉज करो, वही टॉपिक अपनी बुक से एक बार पढ़ो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वहीं के डायग्राम करने हैं एनसीईआरटी की बुक के, बाकी कहीं से नहीं करने, ठीक है। नॉट दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं हम। जेनेटिक मटीरियल इज प्रेजेंट इन द रीजन कॉल्ड न्यूक्लियाइड। लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, इनके अंदर ऑर्गेनेलिज भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, ऑर्गेनेलिज भी ऐसे ही होती हैं। यूजुअली स्मॉल इन साइज एंड मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस ट्रू नहीं है। अब दूसरे आते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एंड इट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, मीन जो भी ऑर्गेनेलिज है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो सबके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं ज़्यादा, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ये हो गया आपका यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस। नाउ कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो आप क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे। प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट, साइज स्मॉल, यूजुअली यूनिसेलुलर, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। सिंपल इतने पॉइंट्स लिख दोगे, नंबर पूरे। यूकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, लार्जर इन साइज, कैन बी मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट, न्यूक्लियस सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, और ऑर्गेनेलिज भी जो है सब उसमें मेम्ब्रेन होती है। ये दोनों पॉइंट्स हैं, इतने इतने लर्न कर लिए ना, उसके बाद इनको एक्सटेंड तो बेटा आप खुद ही कर सकते हो, राइट। थोड़ा बहुत ही तो पॉइंट लिखना है। दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो हैविंग अ न्यूक्लियोइड, द जेनेटिक मटीरियल इज इनसाइड इट, एंड इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। कितनी सारी बातें हो गई इसके बारे में, तो ये तब बातें आएंगी तुम्हें जब तुम मेरा चैप्टर पढ़ोगे। चलो अब साइटोस्केलेटन क्या होता है। A network of fibers present in the eukaryotic cell, तो कुछ फाइबर्स का नेटवर्क होता है बेटा, एक जैसे तारों का नेटवर्क समझ लो, वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। किस मतलब कैसे बना है हमारा। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है हमको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप ऑफ द सेल मेंटेन करता है, एंड हेल्प इन मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल। इट इज़ विजिबल ओनली अंडर द पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो साइटोस्केलेटन जो है ये सिर्फ माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हो। सेल इंक्लूजन्स, अब सेल में क्या क्या चीज़ें हैं, सेल के अंदर कौन सी लिविंग चीज़ें हैं, कौन सी नॉन लिविंग चीज़ें हैं। तो नॉन लिविंग सब्सटेंसेज जो होते हैं सेल के अंदर, वो साइटोप्लाज्म है, वो ऐसे ही लिक्विड है, नॉन लिविंग है। और एक जैसे एग्जांपल क्या हो गया, स्टार्च इन प्लांट सेल, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कंपाउंड, ये आपके सेल इंक्लूजन्स में आते हैं, एंड दीज आर यूज्ड फॉर दी स्टोरेज। मीन्स पोटैटो जो होता है आपका क्या है, वो स्टार्च ही तो है, जो प्लांट को नहीं चाहिए उसने पोटैटो बना दिया उसका। नाउ एडिशनल कंसेप्ट क्या है इसमें, सम स्ट्रक्चर्स लाइक वायरसेस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। अब वायरसेस जो होते हैं ना, वो सेल्स से, उनके अंदर सेल नहीं होता, वो अलग ही स्ट्रक्चर होते हैं, वो ए सेलुलर होते हैं, एंड वो बहुत छोटे होते हैं, एंड दे कैन नॉट बी सीन इवन विद द लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते। और जो वायरस होते हैं वो जब होस्ट बॉडी के, होस्ट मतलब जैसे आप हो, मान लो आपकी बॉडी से अगर बाहर है वायरस, तो वो इनएक्टिव है, वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जब वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा तब वो एक्टिव हो जाता है। इसलिए कोविड वायरस जो था, हमें अगर हवा में फैला हुआ है तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही हमने उसको सांस लेके अंदर लिया या किसी भी माध्यम से वो हमारे अंदर आया, तो वो हमें डिजीज़ कर देगा, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी में आके ही एक्टिवेट होते हैं वायरसेस। नाउ prokaryotic cell have no true nucleus, eukaryotic cell have well defined nucleus, eukaryotic cells are more complex cytoskeleton,
give support and shape, cell inclusion, store materials, and viruses are not made up of cells. ये हमारे points हो गए. Now, role of organelles in eukaryotic cells. Eukaryotic cell perform many life process at the same time. यूकैरियोटिक सेल बहुत सारे काम करते हैं क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं ये. दिस इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन इंडिपेंडेंटली. और इसमें हमको हर ऑर्गेनली के बारे में पढ़ना ज़रूरी है. ओके, ऑर्गेनलीज का फंक्शन क्या होता है बेटा? ऑर्गेनलीज हेल्प इन मेकिंग न्यू मटेरियल्स, नए नए सब्सटेंसेस बनाते हैं. जैसे प्लांट हो गया, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट को खाना बना के देती है फोटोसिंथेसिस से. ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि पावर हाउस होता है आपका, एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो दे रिमूव द वेस्ट सब्सटेंसेस भी रिमूव करते हैं ये लोग. दे प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल. द सेल वर्क्स लाइक अ स्मॉल फैक्ट्री वेयर ईच पार्ट हैज स्पेसिफिक रोल. फैक्ट्री में अलग अलग मशीन्स का अलग अलग रोल होता है, ऐसे ही सेल, जो एक सेल है वो खुद ही उसमें इतनी पावर है कि एक फैक्ट्री है वो पूरी. द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. जो न्यूक्लियस है वो मेन कंट्रोल सेंटर है. उसके बाहर एक डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. ये भी अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आ गया, पढ़ लो इसको. न्यूक्लियस है, उसके बाहर एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी पोर्स होते हैं, छेद होते हैं मटेरियल्स एक्सचेंज करने के लिए. उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है जो कि राइबोसोम्स बनाता है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बनाने के लिए छोटा सा न्यूक्लियोइड होता है. अच्छा, अब हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम एंड डीएनए के बारे में. राइबोसोम्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. क्रोमोसोम्स क्या है बेटा? वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर, अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स भी होते हैं. एंड दे आर क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. हमने जो चैप्टर में सेल डिवीजन पढ़ा था, देखा था ना, उसमें क्रोमोसोम अलग से दिखते हैं, धागे की तरह होते हैं ये. एक किसका बना होता है क्रोमोसोम? डीएनए एंड प्रोटीन्स का. और डीएनए ही होता है जिसके अंदर हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है. एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स. और जीन्स आपको देखा होगा ना, इस कहते हैं मम्मी पापा कि यार इसके अंदर मेरे जीन्स आए हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है. मम्मी कहती है इसके अंदर मेरे जीन्स आए हैं, मैं बहुत सुंदर हूँ तो मेरा बेटा भी सुंदर है. ऐसे ये जीन्स होते हैं ना. क्रोमैटिन बेटा, क्रोमैटिन क्या है? वो नॉन डिवाइडिंग सेल में जो डीएनए होता है उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं. मींस कोई सेल है, अभी ये डिवाइड नहीं कर रहा ना, और इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसे क्रोमैटिन बोलेंगे. अब जब इस सेल को डिवाइड करना है, अब इस सेल का टाइम आ गया डिवाइड करने का, तो जैसे ही डिवाइड करने लगेगा तो ये जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस हो जाता है और वो क्रोमोसोम बना लेता है. और फिर वो क्रोमोसोम जो है सेल डिवाइड करते हैं तो दोनों सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं. ठीक, तो इट अपीयर्स एज थ्रेड लाइक नेटवर्क. ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोसोम. क्रोमैटिन कंडेंस होता है, क्रोमोसोम बनाता है. नाउ फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. सेल कंटेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम. कैसे? सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं? डीएनए होता है. डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं. ये आपका छोटा सा मैप बन गया. समझ में आ गया इससे सब कुछ क्लियर? ये देखो, इस डायग्राम से आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देने क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर आपके जीन्स हैं जो कि आपको अलग अलग ट्रेट्स प्रोवाइड करते हैं आपके पेरेंट्स. ना स्पेशल केसेस ऑफ सम सेल डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस. कुछ के पास न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे आपके आरबीसीज हो गए, रेड ब्लड सेल जो है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता. याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. आपका ब्लड किससे बनता है? आरबीसी से. उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. क्यों? क्योंकि उनको ब्लड भरना होता है अपने अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा रेड सेल्स कैरी करने होते हैं. न्यूक्लियस आ जाएगा तो उनकी स्पेस कम हो जाएगी. सो देर इज़ मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन. दे कैन, ताकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाएँ. दे कैन कैरी मोर ऑक्सीजन. दे कैन नॉट डिवाइड और रिपेयर देम सेल्स एंड दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन. इनका लाइफ स्पैन भी छोटा होता है. 120 डेज के लिए ही आपका आरबीसी जिंदा रहता है और आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली ब्लड की फॉर्मेशन होती रहती है. ठीक है, ओल्ड चले जाते हैं, नए आ जाते हैं. नाउ प्रोकैरियोटिक सेल एंड न्यूक्लियस. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं है. उनका डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड रीजन में, वहाँ पे ऐसे ही पड़ा रहता है. एंड डीएनए जो होता है इसमें सर्कुलर इन शेप होता है. एक बार रिवाइज कर लो. ऑर्गेनेल्स डिवाइड वर्क इनसाइड द सेल. न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स. क्रोमोसोम कंटेन डीएनए. जीन्स कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. Chromatin forms chromosome during division. Red blood cell lack nucleus and prokaryotes have nucleoid instead of nucleus. Next, ribosomes are very small structure present in the cell. They are found either freely in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. अब हम ये ribosomes के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है,
सो दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स में क्या होता है, प्रोटीन बनता है, एंड दे हेल्प इन मेकिंग प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द सेल एक्टिविटीज। तो सेल एक्टिविटीज को भी तो प्रोटीन चाहिए, तो वो राइबोसोम में फॉर्मेशन होती है प्रोटीन की। और बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक है ऑर्गेनली जिसके ऊपर राइबोसोम्स अगर चिपके हों तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है, और जिसके अंदर राइबोसोम्स नहीं चिपके होते वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इट इज कनेक्टेड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहता है। इट हेल्प इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटीरियल। तो ये आपका जो प्रोटीन बनता है उसका ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। ये आपका डायग्राम बुक से देखोगे आप साथ साथ। ना टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ। रफ क्या होता है, जिसमें राइबोसोम्स ऑन इट सरफेस, दे अपीयर रफ, क्योंकि गोले गोले से आ जाएंगे तो रफ दिखेगा ना, एंड इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, डज नॉट हैव द राइबोसोम्स, दे अपीयर स्मूथ एंड दे इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ द फैट्स एंड हार्मोन्स। अब जिनके पास राइबोसोम है, राइबोसोम ही तो प्रोटीन बनाते हैं, तो जो स्मूथ वाले हैं उनके पास तो राइबोसोम है नहीं, तो उनका दूसरा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो सिंथेसिस एंड स्टोरेज करेंगे फैट्स एंड हार्मोन्स का, फैट्स और हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, यह है आपका गोल्गी अपैरेटस का पिक्चर। ये भी आप बुक से करोगे, इससे नहीं करोगे। तो जो गोल्गी अपैरेटस है, इट इज मेड अप ऑफ स्टैक्ड फ्लैटेंड सेल। एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड रहते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर पड़े रहते हैं। दे वर्क क्लोजली विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे मॉडिफाइड एंड पैकेजेस प्रोटीन एंड लिपिड्स, उसी के साथ मिलकर काम करते हैं, और ये भी ट्रांसपोर्ट करते हैं और पैकेज करते हैं प्रोटीन एंड लिपिड्स का, जो कि बनता है वहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देन दे सेंड दिस मटीरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। अब इन सामान को भी तो भेजना है ना, कुरियर सर्विस हो गई। दे एक्ट एज अ पैकेजिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। क्या हो गया आपका गोल्गी अपैरेटस। नाउ लाइजोसोम्स क्या होते हैं, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बेटा। ये स्मॉल सैक्स होते हैं, छोटी छोटी बोरियां समझ लो, जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स बड़ी होती हैं, और ये वेस्ट मटेरियल्स को ब्रेक करते हैं, डैमेज पार्ट्स वगैरह को हटाते हैं बॉडी से, एंड दे हेल्प इन द क्लींजिंग ऑफ द सेल, सेल की क्लीनिंग करते हैं। प्रोडक्ट्स फॉर्म्स कैन बी रीयूज्ड, तो जो कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको आप रीयूज भी कर सकते हैं। तो ये लाइजोसोम्स की एक्टिविटी हो गई। फिर से की पॉइंट्स क्या हैं, राइबोसोम मेक प्रोटीन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक प्रोटीन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक फैट एंड hormones, Golgi apparatus packages and distribute the material, and lysosome they digest the waste and keep the cell clean। दिख गया, सारा फंक्शन हो रहा है इसके अंदर। एक छोटा सा सेल सारे काम करता है, और आपसे एक काम कह दो आप वो नहीं कर पाते। ना माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं अब हम, शॉर्ट नोट देख लो। दे प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। इसमें भी 2 मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड्स होते हैं, क्रिस्टा फिंगर्स की तरह प्रोजेक्शंस होते हैं। जितनी ज़्यादा फिंगर्स होती हैं, समझो जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया उसको मिलता है उतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। डायग्राम बहुत सुंदर कलरफुल आपका एनसीईआरटी में है ना। एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है, फूड मॉलिक्यूल जो है, जो ग्लूकोज होता है आपका, वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन आपको पहले भी मैंने 8th क्लास में 50,000 बार पढ़ा है। ठीक है ना। रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ जो सेल के लेवल पे है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं। एनर्जी जो रिलीज हुई, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज यूज फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। अब जितनी भी एनर्जी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी आपके एटीपी से। ठीक है, चलो ना प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये प्लास्टिड्स का शॉर्ट नोट हो गया। प्लास्टिड्स है स्पेशल ऑर्गेनेलिस विच आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स। वो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये प्लास्टिड्स हेल्प करते हैं। प्लास्टिड के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है खाना बनाने के काम आता है। एनिमल्स को तो खाना बनाना है नहीं अपना, है ना, वो तो खाते हैं दूसरों का। तो दे हेल्प इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो अलग अलग प्लास्टिड्स अलग फंक्शन करते हैं। तो पहला है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता है एब्जॉर्ब सनलाइट टू मेक फूड। इसमें भी डबल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्लियर, क्लोरोप्लास्ट वही डायग्राम बुक। फिर आया हमारा स्ट्रक्चर इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। कैसा दिखता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लाइट एनर्जी यहीं पे एब्जॉर्ब होती है एंड फूड भी यहीं प्रोड्यूस होता है एंड स्टोर किया जाता है।
नाउ क्या सिमिलैरिटी है इसमें बैक्टीरिया के साथ? देखो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो होते हैं दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, हर ऑर्गेनेली में नहीं होता है, ठीक है। एंड प्लास्टिड्स में भी उनका अपना डीएनए एंड राइबोसोम होता है, ये अपना काम खुद ही करते हैं। दे कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, अपने प्रोटीन्स को खुद बना लेते हैं जो चाहिए होते हैं। दिस सजेस्ट दे मे हैव इवॉल्व फ्रॉम बैक्टीरिया। तो ये जो सिमिलैरिटी है ना, इनसे पता चलता है, ऐसा लगता है कि वो बैक्टीरिया से ही इन्वॉल्व हुए हैं। शुरू में हमने पढ़ा था ना थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया, वहीं से लाइफ ओरिजिनेट हुई है, तो उन्हें लगता है कि यहीं से है ना। की पॉइंट रिवीजन के क्या हो गए आपके? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दे हैव डबल मेम्ब्रेन एंड क्रिस्टे, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स, chloroplasts help in photosynthesis, both mitochondria and plastids have their own DNA. ना प्लास्टिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन एंड पिगमेंट्स। प्लास्टिड जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्या क्या? पहला है आपका क्रोमोप्लास्ट, इसके अंदर पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर नहीं होता, ग्रीन कलर वाला होता है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर अलग अलग कलर्स होते हैं, जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया। कलर्स में भी येलो, ऑरेंज और रेड। दे गिव कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो हमारे जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में कलर आते हैं वो क्रोमोप्लास्ट से आते हैं। एंड दे हेल्प टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर एंड एनिमल्स फॉर सीड डिस्पर्सल। अब भैया जब कोई अट्रैक्शन लगेगा किसी को तभी तो कोई किसी के पास आता है। तो कलरफुल ब्राइट फ्लावर्स देख के पॉलिनेटर्स आते हैं, बीज वगैरह आते हैं, वो वहाँ से आपके पॉलन ग्रेन्स उठाते हैं और दूसरी जगह स्प्रेड करते हैं, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ होती रहती है ना। नाउ नेक्स्ट आया आपका थर्ड, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बिल्कुल कलरलेस होते हैं, वाइट सब्सटेंसेस होते हैं, इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ये खाना स्टोर करने के काम आते हैं, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन सब स्टोर करते हैं। और ये होता किस में? ये रूट्स में होते हैं एंड अंडरग्राउंड पार्ट्स में होते हैं। जैसे पोटैटो हो गया, वो भी तो एक फॉर्म ऑफ वो ये खाना स्टोर्ड है वो आपके प्लांट का। नाउ वैक्यूल्स आर स्टोरेज ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द सेल। अब वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स ना लार्ज, आपको ऐसा छेद सा दिखेगा बड़ा सा, उसके अंदर ये भी स्टोरेज के काम आता है। तो प्लांट सेल के अंदर दे आर यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल्स में केवल एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जिसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है एंड उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको आप सैप बोलते हैं, ठीक है। तो ये वैक्यूल का काम हो गया। चलो फंक्शन क्या है? इट स्टोर वाटर, मिनरल, शुगर एंड वेस्ट मटेरियल। इसके अंदर स्टोर करते हैं वो वाटर, मिनरल, जो भी शुगर है, वेस्ट मटेरियल है, सब इसमें रहता है। इट मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल, ठीक है। कोई भाई मान लो साइटोप्लाज्म में ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया तो वैक्यूल उसको शॉक की तरह, मतलब थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, जगह ज़्यादा मिल जाएगी। इट कीप द प्लांट सेल फर्म एंड अपराइट, और ये हेल्प करता है प्लांट सेल को सीधा खड़ा होने में। नो इफेक्ट ऑफ वाटर लॉस। अच्छा अब देखो, अगर प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं मिलता तो क्या होता है? आपने देखा होगा प्लांट मुरझा जाता है। तो जब प्लांट डज नॉट गेट इनफ वाटर, वैक्यूल लूजेज वाटर। वैक्यूल के अंदर ही तो आपका प्रेजेंट है ना पानी। अब वैक्यूल के अंदर पानी चला गया, उसमें से पानी खत्म हो गया, तो सेल जो होता है वो कम फर्म होता है। पानी रहेगा तो प्रेशर मेंटेन रहता है ना, अब पानी कम हो गया तो उसमें प्रेशर कम हो गया, इसलिए प्लांट जो है हमको मुरझाया हुआ सा नजर आता है। तो कोई पूछेगा व्हाई इज प्लांट विल्टेड? बिकॉज वैक्यूल लूजेज वाटर, जब उसको पानी नहीं मिलता और इसलिए वो मुरझा जाता है, विल्ट हो जाता है ना। वैक्यूल्स एनिमल सेल में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं साइज में, कभी कभी प्रेजेंट होते हैं और उनका वो टेम्परेरी स्टोरेज की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब आपका बुक में एक क्वेश्चन आया था क्या कि डू वाइट फ्लावर्स कंटेन पिगमेंट्स? वाइट फ्लावर में पिगमेंट होता है? बिल्कुल होता है उनके अंदर पिगमेंट, लेकिन वो विजिबल नहीं होता, या फिर वो दे में रिफ्लेक्ट द लाइट, ठीक है। उनके अंदर पिगमेंट होते हैं ना। कंट्रोल ऑफ सेल एक्टिविटीज बाय डीएनए। डीएनए कैसे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? अब तक हम पढ़ रहे हैं भैया डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, सब काम कर रहा है, कैसे? Scientists have shown that DNA control the structure and activities of the cell. A bacterium named Mycoplasma mycocetes was studied. उन्होंने एक बैक्टीरिया को स्टडी किया. Its complete DNA sequence was copied artificially. जितनी भी उसकी DNA सीक्वेंस थी ना, उन्होंने उसको कॉपी किया। फिर जो उन्होंने सिंथेटिक डीएनए बनाया बाहर कॉपी करके, उसको इंसर्ट किया उन्होंने किसी और सेल के अंदर। फिर वो सेल उसी तरह से काम करने लगा जैसे कि वो बैक्टीरिया काम करता था। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? डीएनए एक्ट एज द इंस्ट्रक्शन सेंटर ऑफ द सेल। मतलब जो डीएनए बोलेगा वही पूरा सेल करेगा काम, ठीक है ना। मतलब जिसका डीएनए है उसी की तरह काम किया जाएगा। अगर आपकी बॉडी से डीएनए निकाल के दूसरी का डीएनए डाल दिया तो आप उस तरीके से काम करेंगे। कहने का मतलब यहाँ ये है। Now growth and repair in organism. Living organism grow and repair themselves through the cell activities. वो ग्रो भी करते हैं, रिपेयर भी करते हैं सेल एक्टिविटीज़ के थ्रू। कैसे? सेल डिवाइड करता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। When skin is cut, it heal after some time. आपने देखा होगा स्किन पे कट लग गया, थोड़े टाइम बाद वो हील हो गई, ठीक हो गई। Lost hair grows again. आपके बाल टूटते हैं, रोज नए बाल आ जाते हैं।
दिस हैपन्स बिकॉज सेल डिवाइड एंड फॉर्म द न्यू सेल्स, क्योंकि सेल कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं और आपकी बॉडी में ग्रोथ पैदा कर रहे हैं। अब सेल जो होते हैं बेटा, दे ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन साइज, ये नहीं एकदम भालू बन जाएगा बड़ा हो के, एक साइज रहता है। ह्यूमन बींग्स की भी एक पर्टिकुलर हाइट रहती है, उतना ही ग्रो करते हैं। आफ्टर रीचिंग अ लिमिट दे डिवाइड, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। और न्यू सेल्स कैसे बनते हैं? जो ऑलरेडी प्रेजेंट सेल्स हैं उन्हीं से तो बनेंगे डिवाइड होके ना। एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में जिसमें सेल डिवीजन दिखाया यूजिंग द अनियन रूट टिप्स। उन्होंने क्या किया, अनियन रूट, एक दो अनियन बल्ब लिए, उनको पानी में डाल दिया तो वो ग्रो कर गई रूट्स। अब एक से उन्होंने रूट्स को कट कर दिया, फिर उन्होंने कुछ दिन बाद देखा जो जिसमें टिप कट कर दी थी ना उन्होंने रूट्स की, वो ग्रो नहीं किया। क्यों? क्योंकि टिप्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं? जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो रूट को लेंथ प्रोवाइड करने के लिए, या जो शूट होती है आपकी स्टेम को ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए, उनके एपाइसिस पे होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। क्योंकि उन्होंने रूट के टिप्स को काट दिया तो रूट डिवाइड करनी बंद कर गई। नाउ प्लेस अ अनियन बल्ब इन वाटर, अलाउ रूट्स टू ग्रो, कट द ग्रोइंग रूट टिप्स, ट्रीट एंड स्टेन देम, ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। अब उनको माइक्रोस्कोप में देखो तो सेल्स एट द रूट टिप आर एक्टिवली डिवाइडिंग। उन्होंने उन रूट टिप सेल्स को ऑब्जर्व किया तो वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स थे। उनके अंदर कैसे पता चला एक्टिवली डिवाइडिंग है? क्योंकि सारे सेल्स की शेप अलग अलग थी, राइट? वरना एक जैसे सेल दिखेंगे ना, बट सबकी अलग अलग स्टेज, क्योंकि डिवाइड करते हुए सेल की स्टेजेस अलग अलग आती है, उनकी शेप चेंज होती रहती है। सो ईच सेल शोज अ डिफरेंट स्टेज ऑफ डिवीजन। तो रीजन क्या है डिफरेंसेस का? सेल आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस इन ग्रोइंग रीजन। तो ग्रोइंग रीजन में ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है। अच्छा, अब सेल डिवीजन होता कैसे? आपने बता दिया मैम, सेल डिवाइड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हो कैसे रहा है? तो सेल डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। नए नए सेल जहाँ बनते हैं, ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड, चाहे प्रोकैरियोटिक है चाहे यूकैरियोटिक है, दोनों डिवाइड करते हैं। और सेल डिवीजन के बेटा दो प्रोसेस होते हैं, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। माइटोसिस होता है आपके बॉडी पार्ट्स में सारे, लेकिन मियोसिस होता है केवल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। ठीक है, चलो अब सेल साइकिल देखते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल डिवीजन अकर इन कंट्रोल मैनर। यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है डिवीजन? कंट्रोल मैनर में होता है। और जो सीक्वेंस होते हैं ना इवेंट्स के, जब वो डिवाइड कर रहे होते हैं, अभी आप आगे चल के हाई ग्रेड में पढ़ेंगे, सेल जब डिवाइड करता है तो उसके अलग अलग स्टेजेस आते हैं। मान लो 4-5 स्टेजेस आ गए और वो पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में ही होते हैं, तो उस सीक्वेंस को आप सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो की पॉइंट्स करते हैं एक बार फिर से हम। डीएनए कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ सेल, सेल ग्रो एंड देन डिवाइड, सेल डिवीजन हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर, अनियन रूट टिप शो डिवाइडिंग सेल्स, डिफरेंट स्टेज ऑफ डिविजन्स कैन बी ऑब्जर्व्ड, सेल साइकिल कंट्रोल डिवीजन इन द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसमें न्यू सेल्स बनते हैं एग्जिस्टिंग सेल से। क्या हेल्प करते हैं? हमारी बॉडी को ग्रो करने में, हमारी हाइट बड़ी होती है, हमारे कोई डैमेज टिश्यू होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं, स्किन में कट लग गया वो हील हो जाता है। इट रिप्लेसेस ओल्ड एंड डेड सेल्स को रिप्लेस करता है। असेंशियल फॉर द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। माइटोसिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, क्योंकि सारे बॉडी पार्ट्स में माइटोसिस ही होता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में मियोसिस होता है, इतना ध्यान रखना। इन माइटोसिस में क्या है? वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। एक पेरेंट है, दो सेल्स में डिवाइड होगा, और जो दो सेल्स बने इनको हम डॉटर सेल बोलते हैं। इनके अंदर जेनेटिकली आइडेंटिकल मटीरियल होता है, मतलब कि एक सेल में दो क्रोमोसोम है तो दूसरे में भी दो ही क्रोमोसोम है। अगर पेरेंट सेल में दो क्रोमोसोम है तो दोनों सेल्स में भी, जो डॉटर सेल्स हैं उनमें भी दो दो क्रोमोसोम आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। सो ईच सेल हैज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पेरेंट सेल एंड दे मेंटेन द जेनेटिक स्टेबिलिटी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपका हाथ का टिश्यू है उसमें सेल डिवाइड हो रहे हैं तो बेटा हाथ जैसी होने चाहिए ना वो। अगर कुछ अलग टाइप का डिवीजन हो जाएगा तो हाथ की शेप ही अलग हो जाएगी, तो इसलिए हमें वैसे ही डिवीजन चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस क्या? इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हमें सिर्फ साइज बढ़ाना है, शेप सेम रखनी है। हेल्प इन रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द सेल्स एंड दे आर यूज्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मीन्स जहाँ पे एसेक्सुअल पार्ट्स होते हैं वहाँ पे ये वाला डिवीजन होता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट कैसे होते हैं सेल्स का? ह्यूमन बॉडी जो है इट रिप्लेसेस अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स डेली। डेली नए नए सेल्स बनते हैं। नियरली 1% ऑफ टोटल सेल्स आर रिप्लेस्ड एवरी डे। 1% टोटल सेल्स है ना, वो रोज रिप्लेस होते हैं। दिस कीप्स द बॉडी हेल्दी एंड फंक्शनिंग। तो इसी की वजह से तो हमारी बॉडी निरंतर काम कर पा रही है।
ना कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है? सेल डिवीजन इन यूकैरियोटिक सेल इज कंट्रोल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। अब जब यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन होता है वो कंट्रोल मैनर में हो रहा है और वो एक सीक्वेंस में होता है जिसे सेल साइकिल कहते हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं होती। अगर मानो ये सेल डिवाइड करते ही जाएं, उनकी हर एक की कंट्रोल मैनर में होता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड हो गए, करते जा रहे तो वो ट्यूमर्स की फॉर्म ले लेते हैं, कैंसर की फॉर्म ले लेते हैं। चलो अब रिवीजन कर लेते हैं। सेल डिवीजन फॉर्म्स न्यू सेल, सेल डिवाइड होते हैं, नए सेल बनते हैं। माइटोसिस प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल सेल, इट मेंटेन क्रोमोसोम नंबर, इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। एंड सेल डिवीजन इन कंट्रोल थ्रू सेल साइकिल। सेल डिवीजन कंट्रोल कैसे होता है? सेल साइकिल से। ठीक है। नाउ मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन. इट अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स. इट प्रोड्यूस गैमेट्स सच एज स्पर्म एंड एग. स्पर्म एंड एग कैसे बनता है? मियोसिस प्रोसेस से बनता है. एंड इट हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है. अब मियोसिस में होता क्या बेटा? एक पेरेंट सेल जो है वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है. मतलब पेरेंट सेल जो है 2 बार डिवाइड करेगा. एक बार डिवाइड करेगा 2 बनाएगा, फिर दूसरी बार डिवाइड करेगा 4 डॉटर सेल बनाएगा. और हर डॉटर सेल के अंदर जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है ना. डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट. और जो चारों डॉटर सेल्स बने हैं जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं. इसीलिए जब पेरेंट्स के बच्चे पैदा होते हैं तो वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह नहीं होते हैं क्लोन उनके. अलग अलग उनके अंदर फीचर्स आते हैं, अलग अलग जीन्स आते हैं, दोनों पेरेंट्स के आते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं तो अलग होते हैं. ठीक है. तो पहले डिवीजन में क्या होते हैं? फर्स्ट डिवीजन रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ. मान लो 2 क्रोमोसोम है तो वो हाफ में डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है. सेकेंड डिवीजन इज सिमिलर टू माइटोसिस. और फाइनल रिजल्ट होता है 4 सेल्स विद रिड्यूस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो जो फाइनल में आपके आते हैं उसमें कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ये देखो फर्स्ट आपको फिगर दिख रही है, इसके अंदर 2 क्रोमेटिन पड़े हुए हैं, रेड और ब्लू. अब जब सेल डिवाइड होने लगा तो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए, कंडेंस हो गए. तो रेड वाला जो देखो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और आपको जो ब्लू वाला ये भी 2 पार्ट्स में कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम बना लिया इसने. पहले क्रोमेटिन था. अब जब ये पेरेंट सेल डिवाइड हुआ तो इसमें एक में रेड आ गया, एक में ब्लू आ गया. ठीक है. अब जब वो फर्दर डिवाइड हुआ तो उसमें हाफ हाफ आ गया. हाफ ब्लू एक में, हाफ ब्लू दूसरे में, हाफ रेड दूसरे में, हाफ रेड दूसरे में. इस तरीके से 4 डॉटर सेल्स बन गए. चलो इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस क्या है? इट मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस द जनरेशंस. तो जितनी भी जनरेशन है आप में उसमें मेंटेन रहता है. क्रिएट वेरिएशन अमंग द ऑर्गेनिज्म. अलग अलग दिखते हैं. एंड हेल्प इन इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का तो मतलब समझते हो, अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होना. सोचो नहीं तो एक ही शक्ल के कितने सारे आदमी हो जाएंगे. ना अकरेंस ऑफ मियोसिस. एनिमल्स में कहाँ होता है मियोसिस? टेस्टिस में. टेस्टिस में आपके स्पर्म्स बनते हैं और फीमेल्स में ओवरीज में एग बनता है. यहाँ पे मियोसिस होते हैं आपके. प्लांट में क्या होते हैं? प्लांट में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना. जो एंथर हैं वो पॉलन बनाते हैं तो वहाँ पे होता है मियोसिस. और अकर्स इन ओवरीज टू फॉर्म एग सेल्स. ओवरीज के अंदर मियोसिस होता है प्लांट्स में, जो कि एग सेल्स बनाते हैं. तो प्लांट्स का भी हमने रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ा है. ये भी मैंने आपको एडवांस साइंस में पढ़ा है बेटा, ज़रूर पढ़ लेना वहाँ से चैप्टर. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? गैमेट्स फ्रॉम 2 पेरेंट्स कंबाइन. 2 पेरेंट्स से गैमेट्स आए, ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. स्पर्म आया, एग आया. स्पर्म के पास लाइसोसोम्स होते हैं जो कि एग की जो वॉल होती है उसको डिग्रेड करता है, फिर उसके साथ मिलकर जाइगोट बनाता है और फिर उसी के अंदर से आपकी लाइफ शुरू हो जाती है. बेटा सेल कल्चर. सेल कल्चर क्या होता है? इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग द सेल्स आउटसाइड द बॉडी. आप बॉडी के बाहर भी वो सेल्स को ग्रो कर सकते हो अगर आप उसको पूरी कंडीशंस प्रोवाइड करो जैसी आपकी बॉडी में होती हैं. सेल्स आर प्लेस्ड इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम. सेल्स को आप न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हो जिस भी सेल को ग्रो करना है. प्रॉपर टेम्परेचर एंड कंडीशंस मेंटेन करते हैं. स्टेराइल इन्वायरमेंट देते हैं. कुछ भी वहाँ पे स्टेराइल मतलब कोई भी बैक्टीरिया, फंगस कोई भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. यूजेस क्या है इसके? स्टडी ऑफ सेल फंक्शन हम देख सकते हैं इसमें कैसे होता है. प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन्स, रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी. इन सब काम में हमारा सेल कल्चर काम आता है. नाउ एरर्स क्या होते हैं? अगर एरर्स आ जाए सेल डिवीजन में तो क्या होता है? इफ माइटोसिस इज अनकंट्रोल्ड इट कैन कॉज ट्यूमर्स. इफ मियोसिस गोज रॉन्ग इट कैन कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर. अगर मियोसिस में गड़बड़ हो गई तो भैया सारी जीन्स ही खराब हो जाएंगी. तभी तो बच्चे मेंटली रिटार्डेड या सब पैदा हो जाते हैं बेचारे. देन दे मे लीड टू डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स और रिड्यूस फर्टिलिटी. एंड इन सब से क्या होता है? डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बॉडी में ही डिफेक्ट आ जाएंगे, तो आपके रिप्रोडक्शन में भी डिफेक्ट आ जाएंगे. तो सेल डिवीजन में एरर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए. नाउ रिवीजन करते हैं एक बार. मियोसिस प्रोड्यूस 4 सेल्स विद हाफ क्रोमोसोम, इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रिएट वेरिएशन,
occur in reproductive organ. Cell culture is growth of cell outside the body, and errors in division can cause diseases. Now we are at last part. सेल थ्योरी जो होती है बेटा एक्सप्लेन करती है बेसिक आइडिया अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जैसे मैथियास कैल्डियन है, उन्होंने किया क्या, दैट ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स. थियोडोर कवान ने क्या फाइंडिंग करी, स्टेटेड दैट ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. रुडोल्फ वर्को ने क्या कहा, स्टेटेड दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स. ये तीनों ने मिलाकर एक सेल थ्योरी बनाई. कोई आपसे सेल थ्योरी के बारे में पूछेगा तो अभी तीनों पॉइंट्स लिखेंगे, साइंटिस्ट के नाम लिखेंगे, बता देंगे. नौ मेन पॉइंट सेल थ्योरी के क्या निकले इन तीनों साइंटिस्ट ने जो दिए थे. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. इंपॉर्टेंस क्या है सेल थ्योरी की, ये कनेक्ट करती है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में कनेक्टेड हैं. एक्सप्लेन करती है किस तरीके से लाइफ कंटिन्यू हो रही है. एंड इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. किस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, कैसे हम रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं. ना लाइफ स्पैन क्या होता है सेल्स का. सेल्स हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रहते, कोई भी ज़िंदा नहीं रहता इनफैक्ट. तो दे ग्रो एंड दे परफॉर्म देयर फंक्शन. फिर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड जब वो मैच्योर हो जाते हैं देन दे डाई. डेड सेल्स जो होते हैं फिर वो रिप्लेस हो जाते हैं न्यू सेल से. बैलेंस कैसे रहता है सेल एक्टिविटीज़ में बेटा, सेल डिवाइड करते हैं कंट्रोल मैनर में, प्रॉपर प्लेस पे रहते हैं एंड दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. इफ़ दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब देन प्रॉब्लम्स कैन अकर. अच्छा, अब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है बेटा. जो नॉर्मल एनिमल सेल होते हैं ना वो डिवाइड करना स्टॉप कर जाते हैं व्हेन दे टच द नियर बाय सेल्स. मान लो सेल डिवाइड कर रहे हैं, साथ में उसके दूसरे सेल्स आ गए, टच कर लिया, तो उसकी वजह से वो डिवाइड करना बंद कर देंगे जो नॉर्मल एनिमल सेल्स होते हैं. इस प्रोसेस को कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं. इसी तरीके से सेल जो है वो कंट्रोल मैनर में ही ग्रो कर पाते हैं. इट प्रिवेंट्स द ओवर क्राउडिंग ऑफ द सेल. जब समझ में आ गया भैया कमरे में और लोग नहीं आ सकते तो वो स्टॉप हो जाते हैं ग्रो करने, तो इससे ओवर क्राउडिंग नहीं होती. लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है, तो नॉर्मल सेल्स की बात हो गई. कैंसर सेल दे लूज द कंट्रोल ओवर डिवीजन. मतलब उनका कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं जिसकी वजह से ट्यूमर बन जाता है. एंड ट्यूमर में स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ट्यूमर जो है वो दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी स्प्रेड कर जाता है. अच्छा, प्लांट सेल में कैसे ग्रोथ होती है. प्लांट सेल की तो रिजिड सेल वॉल होती है राइट. सो उनके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता है, उनका डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न होता है. उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या होता है. सेल दे हैव नेचुरल प्रोसेस ऑफ डाइंग. ठीक है, सेल्स का अपना प्रोसेस होता है कैसे वो मरते हैं. इसको हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं. ये प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करता है. जैसे सेल्स बिटवीन द फिंगर्स दे आर रिमूव टू फॉर्म द सेपरेट फिंगर्स. देखो फिंगर्स आपकी सेपरेट हो जाती है ना, क्यों, क्योंकि उस तरीके से सेल ने काम किया. उस तरीके से सेल जो नहीं चाहिए थे वो डाई हो गए और बाकी आपकी फिंगर बन गई. रिवीजन करेंगे एक बार. सेल थ्योरी एक्सप्लेन द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल. सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. सेल की डेफिनेट लाइफ स्पैन. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कंट्रोल सेल डिवीजन. कैंसर अकर ड्यू टू द अनकंट्रोल डिवीजन. प्रोग्राम सेल डेथ हेल्प इन डेवलपमेंट. तो इसी के साथ आपके नोट्स खत्म होते हैं. मैंने नोट्स में भी आपको ऑलमोस्ट सारा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, बट ट्रस्ट मी चैप्टर पढ़ लेना एनसीईआरटी से, आपको नोट्स आसान हो जाएंगे. एंड मैं कोशिश करूँगी आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा पाऊँ. ठीक है, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी सेंड करो. टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय.